अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है वर्ल्ड बैंक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईएमएफ को डिस्कस किया था। आईएमएफ आप लोगों ने आई होप याद कर लिया होगा। चलिए मैं थोड़ा-सा आपको रिवीजन करा देता हूँ, ब्रश अप करा देता हूँ आपकी नॉलेज, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। अब आपको बताते चलना, मैं जस्ट क्वेश्चन करूँगा, आपको उसका आंसर बताते हुए चलना है, ठीक है? मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप जस्ट बताते चलिए। हाउ मैनी पर्सन विल बी इन पैनल? पैनल में देखिए 3 भी लोग हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। नोबडी नोज़। जितने भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे आप सभी को थैंक बोलेंगे, राइट? चलिए, अच्छा बताइए, जो वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ है वो कहाँ पे फ़ॉर्म हुआ था? कहाँ पे उसकी शुरुआत हुई थी? शुरुआत कहाँ पे हुई थी? किस जगह पे शुरुआत हुई थी? उस जगह का नाम क्या था या कौन-सी कॉन्फ्रेंस थी? फटाफट से बताइए, शॉर्ट में आप बता सकते हो। अगर आप शॉर्ट में बताना, फर्स्ट लेटर ऑफ द पर्टिकुलर टर्म यू कैन यूज़। तो आप शॉर्ट में बताइए फटाफट से, फटाफट से। ब्रिटेन वुड्स, वेरी गुड। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें ब्रिटेन वुड्स क्या है? एक सिटी है, ठीक है? और ये ब्रिटेन वुड्स सिटी कहाँ पर है? वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो थी वो कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये वॉशिंगटन में हुई थी, ठीक है? ब्रिटेन वुड्स एक सिटी है, वहाँ पे हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी। क्यों हुई थी? कारण क्या था? जो आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड है, चारों तरफ जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा था, राइट? चारों तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा था, उसको डील करने के लिए क्या है, एक यहाँ पे एक बेसिकली जो है कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें बेसिकली 2 ऑर्गनाइज़ेशन का निर्माण हुआ, ठीक है? इस जगह से 2 ऑर्गनाइज़ेशन का निर्माण होता है। 2 ऑर्गनाइज़ेशन का निर्माण होता है। एक तरह से उनको प्रपोज़ किया जाता है कि भाई 2 ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन होनी चाहिए जो काम करेंगी इस फ़ील्ड में। इसमें पहली होती है आईएमएफ, दूसरी होती है हमारी वर्ल्ड बैंक, जिसको आईबीआरडी बोलते हैं हम लोग, या फिर वर्ल्ड बैंक आप बोल दो, ठीक है? आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक, ठीक है? आईएमएफ का मेन पर्पज़ क्या था? ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता था, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। जबकि वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पज़ क्या था? ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है? मेन पर्पज़ डिफरेंस समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म लोन्स, आईएमएफ क्यों फॉर्म किया गया? शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए, और वर्ल्ड बैंक क्यों डेवलप किया गया? लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? इसका मेन पर्पज़ क्या था? ये किस फील्ड में बेसिकली वर्क, किस फील्ड में वर्क करेगा? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफ़िशिट अगर होगा, ठीक है? मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में अगर किसी तरह की कमी आ रही है, तो वहाँ से जो कौन-सी संस्था से लोन लिया जा सकता है? आईएमएफ से लोन लिया जा सकता है उस भरपाई को पूरा करने के लिए। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें किसी भी तरह का क्राइसिस, उसमें किसी भी तरह की कमी आ रही है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका लॉस हो रहा है, तो आप आईएमएफ से ले सकते हो। जबकि वर्ल्ड बैंक का काम क्या था? ये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए देता है, ठीक है? ये किस पर्पज़ के लिए देगा लोन? डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए, राइट? डेवलपमेंट पर्पज़ कैसे? कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गवर्नमेंट को अपनी किसी पर्टिकुलर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? जब वहाँ पे रोड बनाई जाएँगी, सड़कें बनाई जाएँगी, ब्रिज का निर्माण होगा, वहाँ पे अलग-अलग जो है कंपनियाँ बनेंगी, ठीक है? तो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, तो इसी को डेवलपमेंटल बेसिकली बोलते हैं। डेवलपमेंटल अगर लोन्स प्रोवाइड करना है, तो ये वो कौन प्रोवाइड करेगा? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जिसमें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, इसकी करेंसी एक होती है, इसकी एक करेंसी होती है। उस करेंसी कौन-सी थी? इसको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, पेपर गोल्ड। इसकी ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आईएमएफ की जो स्पेशल करेंसी है उस वो क्या है? तो ये पेपर गोल्ड है। इसी का दूसरा नाम है एसडीआर, ठीक है? जिसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं, ठीक है? तो एसडीआर किसकी करेंसी है? आईएमएफ की करेंसी है। तो इसको भी आप लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स से आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात यहाँ तक सभी को? एसडीआर तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेन पर्पस इकोनॉमिक जो लॉसेस हैं, जो इकोनॉमिक पॉवर्टी है उसको कम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, राइट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एमडी कौन है? एमडी करंट में एमडी कौन है? आईएमएफ की बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आईएमएफ फटाफट से आप लोग एक बार बताइए, आईएमएफ के एमडी कौन है इस समय? कौन है वो? जल्दी से बताइएगा। एमडी आपको बताना है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट, ये दोनों पर्सन के नाम आपको याद रखने हैं। पेपर गोल्ड बोलते हैं एसडीआर को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है? इसके थ्रू क्या है, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो लोन ले सकती हैं,
ठीक है, तो SDR इसको बोलते हैं, पेपर गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, राइट, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है करंट में एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, वेरी गुड, गीता गोपीनाथ, जीजी केजी, ठीक है, केजी जीजी याद रख लो, ऐसे ही आपको ध्यान रहेगा, गीता गोपीनाथ जीजी, और केजी में क्रिस्टलिना आपका जॉर्जिवा, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में याद कर लोगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि भाई उसमें केजी था, इसमें जीजी था, केजी जीजी था, मतलब आप फिर ऑप्शन, मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा, फिर वो आप रिलेट कर पाओगे उसको, है ना। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट आपकी गीता, जो गीता गोपीनाथ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, इतनी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, समझ में आ रहा है। इंडिया का कितना वोटिंग राइट है यहाँ पे? इंडिया का वोटिंग राइट कितना है? इंडिया का वोटिंग राइट्स, जल्दी से बताइए, ये भी याद रखना है आपको। जल्दी से सभी लोग बताएंगे वोटिंग राइट्स कितना है। सभी लोग फटाफट से बताइए, व्हाट इज द वोटिंग राइट ऑफ इंडिया इन IMF? IMF में कितने परसेंट का है? 2.63, वेरी नाइस, वेरी गुड, 2.63, 2.63 परसेंटेज, टोटल 2.63 परसेंटेज, आप लोग ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी IMF का फॉर्मेशन जो है 1945 का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1945 में बेसिकली इसको फॉर्म किया गया था, दिसंबर 1945, ठीक है। वर्ल्ड बैंक थोड़ा पहले ही बन गया था, 1944 में बन गया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक, आप लोग को रिवीजन आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है सुनो, चीज़ों को आप कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जो आप नोट्स बनाओगे ना, तो इसी तरह से नोट्स बनाना, एक ही पन्ने में आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक, पूरा का पूरा आपका जो है IMF आ जाएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे, उसको रिवीजन करना भी आसान होगा और चीज़ों को आप याद रख पाओगे आसानी से, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBSCIO के Tier 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए, राइट फ्रेंड्स। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, ठीक है। जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वर्ल्ड बैंक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को चीज़ें याद हो जाएं। अब देखिए समझिए, जो ये आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, उसका दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कभी कभी, वैसे आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से ही आपसे बताया जाएगा कि क्या होता है और कब फॉर्मेशन हुआ, कब इसकी बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई, इस तरह की चीज़ें आपको यही बताई जाएंगी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पेरेंट है एक तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस की, इस वजह से मोनाइट जो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसी को हम लोग ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स में हुई थी, इस वजह से ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। 1944 में हुई थी, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इसी की वजह से क्या हुआ था, IMF बना था 1945 में, और IBRD जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं 1944 में बना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप एज इट इज याद कर लेना, इसको ऐसे ही शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। शॉर्ट में लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे डेली बेसिस पे। आप लोग डेली का डेली नोट्स बनाते हुए चलिए, वही बेहतर रहेगा। एकदम से अगर आपको रिवीजन करने के लिए दिया जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। जस्ट इन शॉर्ट नोट्स को डेली मॉर्निंग में जस्ट 5 मिनट रिवाइज कर लिया, जस्ट 5 मिनट आप प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे, 5 से 10 मिनट सफिशियंट रहेगा। बस इतना याद रखिए, है ना। तो आपको याद भी होती चलेंगी चीज़ें, और आप कनेक्ट कर पाओगे। अभी क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो शुरुआत करी है हम लोगों ने, अभी तो अभी आपकी 7वीं क्लास ही है। अभी 25 क्लासेस हैं, 25 क्लासेस में हम लोग बिल्कुल बहुत कुछ पढ़ लेंगे, है ना। तो आप अभी से रिवीजन करते चलोगे तभी सही रहेगा, एकदम से चीज़ें आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद, क्योंकि याद भी करना है आपको, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं जानते होंगे, अलग फील्ड से हैं, तो उनको तो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी।
आपको याद ना करना पड़े, इसीलिए मैं इस तरह से बताता हूँ कि आपको याद हो जाए पे। और क्लास में चीज़ें अगर आप समझ जाओगे, फिर उसका नोट्स खुद से बनाओगे, उसको रिवाइज़ करोगे तो ऑटोमैटिकली मोर देन 90% आपके दिमाग में छप जाएगा, राइट? तो बस उसको रिवाइज़ करना है 100% करने के लिए। समझ में आ रही बात? अब देखो, यहाँ पे फ़ॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, अगर वर्ल्ड बैंक का फ़ॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप 1944 बनाओ बोलोगे। जुलाई 1944, आईएमएफ का कब हुआ था? दिसंबर 1945 में, ठीक है? कंपैरिज़न करके पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी कैसे याद रखोगे? ब्रिटेन वुड्स में, ये ब्रिटेन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रिटेन वुड्स कहाँ पड़ता है? ये आपका वाशिंगटन में ही पड़ता है। वाशिंगटन की एक सिटी है बेसिकली ब्रिटेन वुड्स। तो वाशिंगटन कहाँ पर है? बेसिकली ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसी कॉन्फ्रेंस से 2 ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो दोनों का हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक में ही, सॉरी आपका वाशिंगटन में ही है, ठीक है? तो वाशिंगटन डीसी इस तरह से आप कनेक्ट कर लोगे, दोनों याद रहेगा। मेंबरशिप अगर आपसे पूछी जाएगी तो 189 कंट्रीज़ हैं। अभी आईएमएफ की पूछी जाएगी तो 190 कंट्रीज़ है, ठीक है? यहाँ पे प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट डेविड माल्पास है, ठीक है? डेविड माल्पास आपको याद रखना है। वहाँ पे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा थी, ठीक है? सीईओ अगर आपसे पूछा जाएगा तो अंशुला कांत, ठीक है? अंशुला कांत आपको याद रखना है, ये इंडियन ही है, ठीक है? अंशुला कांत जरूर, ये 2 जरूर याद रखेंगे। सीईओ, ये बेसिकली आप इनको कह सकते हो, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एक तरह से, जो है सीएफओ इनको बोल सकते हो। सीईओ की जगह आप सीएफओ बोल सकते हो, सीईओ नहीं होंगी। एमडी एंड सीएफओ इनको बोल सकते हैं। एमडी है ये, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, चीफ फाइनेंशियल जो ऑफिसर है ये, ठीक है? क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं आपकी अंशुला कांत, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ध्यान। चीफ इकोनॉमिस्ट हालाँकि वर्ल्ड बैंक के नहीं आपसे पूछे जाएँगे, आपसे आईएमएफ के पूछे जाएँगे, तो गीता गोपीनाथ आप याद रखेंगे। बाकी सरमन रेनहार्ट हैं, ये हालाँकि नहीं पूछा जाएगा आपसे, इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि प्रेसिडेंट तो पूछे ही पूछे जाएँगे, प्लस जो चीफ या आपके सीएफओ हैं या फिर आपके एमडी हैं, एमडी आप याद रख लो या सीएफओ याद रख लो। एमडी या सीएफओ जो है ये इंडियन है, इस वजह से ये पूछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट 2 जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ इकोनॉमिस्ट आप वर्ल्ड बैंक के नहीं भी याद रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंशुला कांत और आपको डेविड माल्पास याद रखना है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, जल्दी से। आपको सबको सब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? याद करते हुए चलना है, कुछ हम लोग बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं जस्ट दिमाग में बैठा लीजिए, वही चीज़ें आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग येस और नो में एक बार रिप्लाई करिए, आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें? चीज़ें याद हो रही है, नहीं हो रही है? आपके माइंड में बैठ रही है? माइंड मैप बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? माइंड मैप बना के चलना है आपको, राइट? नेहा जी, आपने एलएलबी किया। अभी अभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। शुरुआत में आप लोग डिस्कस कर लिया करो, आपने जो किया अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। अभी फोकस करिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसमें अगर कुछ और चीज़ें पूछोगे, तो फिर आप इस चीज़ को नहीं कनेक्ट कर पाओगे ना। अभी इससे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है केवल उस पे फोकस करिए। इधर-उधर के क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत में कर सकते हैं या लास्ट में जब सेशन एंड हो रहा होगा तब आप लोग कर सकते हो, ठीक है? चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है सभी को? से यस और नो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपको याद रखना है कौन है? एमडी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, तो मेनली आपको प्रेसिडेंट हो, सीएफओ या फिर एमडी एंड सीएफओ याद रखना है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? सभी को क्लियर हो रही हैं? से यस। सभी लोग को अगर क्लियर हैं तो यू हैव टू से यस। सभी लोग यस लिखेंगे, जितने भी लोग लाइव हैं। सब लोग का यस नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ लोग को अभी प्रॉब्लम है शायद। अगर कोई प्रॉब्लम है तो से नो, अदरवाइज से यस। रैम्बो राजकुमार, नेहा मीना, अर्चना भोरिया इनका आ गया, रितेश, टीएस, सचिन, नेसी, कौशल, वेरी गुड, और अर्जुन, इन सब ने यस बोल दिया। ओके, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं। और मोस्टली चीज़ें जो हैं आप लोग आप देखोगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेंबरशिप ऑलमोस्ट सेम है, 189 कंट्रीज़ उसमें भी है, 189 कंट्रीज़ इसमें है, बस एक कंट्री उसमें बढ़ गई है। हेडक्वार्टर सेम ही है, और आपको प्रेसिडेंट और उस उन वहाँ पे जो एमडी उनको याद रखना ही रखना है। चीफ इकोनॉमिस्ट वहाँ भी है, यहाँ भी है। चीफ इकोनॉमिक वहाँ की इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीएफओ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन है ये, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को आप यहाँ जो चीज़ें हैं उनको कनेक्ट कर पाओगे आसानी से।
फॉर्मेशन भी आपको आसानी से याद होएगा, ये वर्ल्ड बैंक 1944 में, आईएमएफ जो है वो 1945 में। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, वर्ल्ड बैंक में कितने शब्द आ रहे हैं, हम केवल 2 शब्द ले रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, जबकि आईएमएफ में 3 शब्द हैं, ठीक है। तो 2 शब्द हैं, तो कि 2 से आप कनेक्ट कर लो, ये 44, ठीक है, और 3 से कनेक्ट कर लो 45, ठीक है। बड़ा कौन सा है, 45 वाला है, तो ये 1945 में फॉर्मेशन और ये 1944 में फॉर्मेशन। कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीज़ें याद कैसे करोगे कि वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वर्ल्ड बैंक में कब कब फॉर्मेशन हुआ, आईएमएफ का कब कब फॉर्मेशन हुआ। अभी से लेकर अगर आप 10 दिन बाद अगर आपसे अचानक से पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 1944 था कि 1945 था। तो ऐसे याद रख लो, वर्ल्ड बैंक में 2 शब्द है, यानी कम शब्द हैं, तो ये पहले हो गया होगा, यानी 1944 में हो गया था। अगर आईएमएफ में 3 शब्द हैं, यानी वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा, डब्ल्यूबी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बाद में होगा, मतलब 1945 में। डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको मंथ याद नहीं भी है तो भी चलेगा, ज यू कैन से जस्ट 1945 और 1944, ठीक है? इतना आप यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो है एक 5 संस्थाएँ होती हैं। वर्ल्ड बैंक की टोटल 5 संस्थाएँ होती हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसका कंपोज़िशन आपको याद रखना है। इन्हीं 5 क संस्थाओं को मिला दें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर हम बात करें तो ये 5 इंस्टीट्यूशन से मिलके बनेगा आपका। ठीक है, कौन कौन से है पहले इसको याद करने की कोशिश करिए। पहला है आईबीआरडी, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकते हैं, व्हाट इज आईबीआरडी, ऐसे पूछा जाएगा। तो आईबीआरडी का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाम से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है। अभी हम लोग पहले याद करने की कोशिश करते हैं। आईबीआरडी हो गया, पहला कौन सा है आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए। फिर थर्ड है आपका आईएफसी, आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, आईएफसी। उसके बाद है आपका एमआईजीए, जिसको मीगा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। ठीक है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, राइट। इसके अलावा आपका आता है आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है कि इंडिया किसका किसका मेंबर है। ठीक है, आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर है कि नहीं है इंडिया, तो आप यस भी कह सकते हो, नो भी कह सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास, यस और नो। तो मोस्ट प्रोबेबली आप यस ही बोलोगे, क्योंकि मोर ज़्यादातर जो इनमें से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से ज़्यादातर की मेंबर है। तो कौन-कौन सी मेंबर हैं, बस आप ये याद रखो। आपको सिंपली याद रखना है आईबीआरडी, आईबीआरडी, इसके अलावा आईडीए, इसके अलावा आईएफसी और इसके अलावा मीगा। ठीक है, मीगा, इन चारों की मेंबर है। इंडिया जो है मेंबर है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पर जबकि आईसीएस आईडी की मेंबर नहीं, आईसीएस आईडी की मेंबर नहीं है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में आप याद रख लो, आसानी से याद रहेगा। देखो, सबसे बड़ा आईसीएस आईडी है। ठीक है, आईसीएस आईडी का मेंबर नहीं है, बाकी सबका मेंबर है। और इसमें डबल बार आई आ रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो। जिस यहाँ पे बाकी सब में सिंगल आई आ रहा है, यहाँ पे देखो आई मतलब इंडिया, आप ऐसे याद रख लो, आई मतलब इंडिया, यहाँ पे भी आई है मतलब इंडिया, यहाँ पे भी आई है मतलब इंडिया, यहाँ पे भी आई है मतलब इंडिया। जहाँ जहाँ सिंगल आई होगा समझ लीजिए इंडिया, जहाँ डबल आई हो गया मतलब वो इंडिया नहीं है। समझ में आ रही बात? याद रख पाओगे इस तरह से, कनेक्ट कर पा रहे हो कैसे याद रखना है, याद रखने का तरीका समझ में आ रहा है, कैसे याद कर पाओगे। सिंगल आई सब में दिख रहा है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमीगा, सब में सिंगल आई दिख रहा है, इसका मतलब इंडिया पार्ट है। ठीक है, सिंगल आई में इंडिया पार्ट है, डबल आई में इंडिया पार्ट नहीं है, बस ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अगर इन केस अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो वो पूछा जाएगा तो भी आप कर लोगे, अदरवाइज आप इस तरह से जो है इंटरव्यू में तो आसानी से बता ही दोगे। क्लियर है सभी को? अब समझ लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और। अब ये किस पर्पज़ के लिए लोन देते हैं? सबका पर्पज़ है लोन देना, ठीक है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो लोन देने के लिए बेसिकली बना है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? लोन देना, ठीक है? तो पर्पज़ कुछ ना कुछ तो होगा इन सभी का अलग-अलग, तभी तो ये 5 ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई गई हैं, राइट? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये क्या इसमें लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहला जो है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आप सिंपली याद रख लो, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए अगर लोन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? आपको आईबीआरडी से मिलेगा। मतलब आईबीआरडी तभी लोन देगा जब आप कोई डेवलपमेंट पर्पस लेके जाओगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके जाओगे। जब आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लोन मिलेगा।
ठीक है? समझ में आ रहा है? नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, किस पर्पज़ के लिए, केवल नाम से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? रिकंस्ट्रक्शन के लिए यानी अगर आपको कुछ निर्माण कराना है, कुछ तोड़ तोड़ के बनवाना है, ठीक है? जैसे रोड बनी हुई है, तो तुड़वा के फिर से नई बनवानी है, कोई ब्रिज है, काम नहीं कर रहा है या फिर आपको कुछ नया ब्रिज बनवाना है, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है, क्या कहाँ से लोन मिलेगा? आईबीआरडी से लोन मिलेगा। समझ में आ गई बात सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका आईडीए। आईडीए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, डेवलपमेंट एसोसिएशन है, तो बचिएगा ज़रा ध्यान से। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से आप कैसे याद रखोगे? किसी भी गरीब कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा? किसी भी कोई गरीब कंट्री है, ठीक है? बहुत ज़्यादा गरीब, कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है? आप उससे लोन लोगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे तो उसका डेवलपमेंट होगा कि आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे? ये बताइए आप सभी को। कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है? someone who is very poor, he went to the loan and asked for loan, ठीक है? अब अगर बैंक है उससे बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है इंटरेस्ट, तो उस केस में उसका डेवलपमेंट होगा कि उसका शोषण होगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा? सभी लोग बताइए, उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा या डेवलपमेंट होगा? जल्दी से आंसर करिए, एक्सप्लॉइटेशन की डेवलपमेंट? एक्सप्लॉइटेशन की डेवलपमेंट? सबको आंसर करना है जितने भी लोग लाइव हैं। 1-2 के आंसर से नहीं काम बनेगा, सब लोग को आंसर करना है, एक्सप्लॉइटेशन होगा या फिर डेवलपमेंट होगा। चीज़ों को याद करने का तरीका आप समझ गए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए खेल लगने लगेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का मेन काम क्या होता है? डेवलपमेंट, ऐसी कंट्रीज़ को डेवलप करना जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उन गरीब कंट्रीज़ को लोन देगा, लेकिन उन पे इंटरेस्ट थोड़ी ना हाई लेगा ये। अगर हाई इंटरेस्ट लेगा तो फिर वो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए कहाँ दे रहा है? वो तो फिर अपने डेवलपमेंट के लिए ले रहा है ना। मतलब खुद का भला से देख रहा है सामने वाले का, वो तो एक्सप्लॉइट करेगा। तो इसमें ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन का मतलब क्या है? लोगों को जोड़ना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? लोगों को जोड़ देना, ठीक है? एसोसिएट आप कब कर पाओगे? डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए एसोसिएट करना है आपको। कोई कंट्री अनडेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे, तो उसको आप एसोसिएट कर रहे हो, मतलब आप अपने गले लगा रहे हो उसको। मतलब अपने अंडर उसको कंट्रोल, अपने अंडर उसको लेके आ रहे हो, मतलब उसको अपना हिस्सा बना रहे हो। मतलब आप उसको हेल्प करना चाहते हो, है ना? हेल्प कैसे करोगे? इंटरेस्ट कम लेके, या फिर इंटरेस्ट लोगे ही नहीं, सीधी बात है कि भाई तुम्हें लोन चाहिए, ले जाओ, ठीक है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस जो हमारा पैसा है वो हमें वापस कर देना। सिंपल सा आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का मेन काम क्या होता है? ये इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, ठीक है? इंटरेस्ट फ्री लोन, आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, कौन देता है? आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एसोसिएशन से याद रखिएगा, डेवलपमेंट से याद रखेंगे कि जो गरीब कंट्रीज उनका डेवलपमेंट करने के लिए एसोसिएशन, मतलब उनको एसोसिएट कर लेता है, मतलब अपने से जोड़ लेता है। गरीबों को अपने से जोड़ लेता है, मतलब अगर आप गरीबों को अपने से जोड़ लोगे तो उससे क्या करोगे? उनका भला ही करोगे। उसके लिए क्या करोगे? आप उनसे पैसे थोड़ी ना लोगे, आप उल्टा उनको दोगे, है ना? तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। समझ में आ रही है बात सभी को? इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, इसीलिए इसको हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं, ठीक है? सॉफ्ट लोन विंडो, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। इंडिया भी यहाँ से लोन लेता है, भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया को जब भी ज़रूरत होती है तो यहीं से लोन लेता है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। इंटरेस्ट फ्री लोन है, ब्याज पड़ेगा नहीं, तो भाई यहीं से लोन लेंगे। जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो आईडीए से ही देती हैं। समझ में आ रही है? कौशल भारती कह यहाँ पे कह रहे हैं, देन हाउ दे सर्वाइव इफ गेटिंग जीरो इंटरेस्ट। देखो, यहाँ पे क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है डेवलपमेंट का, ठीक है? अब वर्ल्ड बैंक में केवल एक एसोसिएशन तो है नहीं, बाकी की भी एसोसिएशन है, तो बाकी जगह से वो कमा लेंगे, है ना? जैसे कोई भी बिजनेस होता है, तो बिजनेस कोई व्यक्ति अगर करता है, तो मान लो उसके 5 बिजनेस हैं, तो 5 जगह से इनकम आ रही है, ठीक है? 5 जगह से उसको पैसे आ रहे हैं। वो एक जगह से अगर पैसा नहीं भी लेगा, मतलब वो फ्री में चीज़ों को दे रहा है। मान लो फ्री में दे रहा है, वो पैसा ले ही नहीं रहा है, ठीक है? तो उसको कोई लॉस होगा क्या? उसका लॉस नहीं होगा, यहाँ पे उसकी पब्लिसिटी होगी। समझ में बात आ रही है? यहाँ पे उसकी पब्लिसिटी होगी। इस पब्लिसिटी से क्या है कि इन चारों को फ़ायदा होगा। जो बाकी की 4 ऑर्गनाइज़ेशन हैं, उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि पता होगा जो जिनको यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा होगा, वो ये चीज़ लोगों से बोलेंगे कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन मिला।
इंटरेस्ट फ्री लोन मिला तो फिर वो बाकी के जो जो अदर जो है यहाँ पे एजेंसीज हैं उनकी उनसे भी बेसिकली कांटेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात? चीज़ों को समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा होता है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है फ्री में देते हैं, सैंपल देते हैं कि ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि अभी वो आपको क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, फिर वो उसी के लिए पैसे लेंगे या फिर उनके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, उनसे वो उसका पैसा निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वो लॉस नहीं होता, वो एक तरह से उनकी पब्लिसिटी का एक तरह से आप उसको मान लो। कि कोई भी बिज़नेस है अगर वो पब्लिसिटी करेगा तो उसमें भी तो उसका कुछ रेवेन्यू खर्च होगा। ठीक है? मान लो 10% ही खर्च हो रहा है। यहाँ पे उसने फ्री बाँट दिया, ठीक है? इंटरेस्ट फ्री लोन बाँट दिया, तो उससे क्या है कि उसका पब्लिसिटी तो हो गया बिना पैसा लगाए। पैसा वो कमा नहीं रहा है हालाँकि, तो वो गँवा भी तो नहीं रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो आईडीए याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या करता है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से इसको जाना जाता है और इंडिया सबसे ज़्यादा लोन यहीं से लेगा और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो सारा का सारा लोन यहीं से लेती हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि भई उनको इंटरेस्ट देना पड़े। क्लियर है सभी को? कौशल भारती, समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। अब इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन आ रहा है, समझ में आइएगा जरा। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन किसके लिए आता है, कंपनीज के लिए आता है। तो ऐसे समझिए, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को लोन चाहिए, प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी को अगर लोन चाहिए तो वो आईएफसी के पास जाएगा। नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? कोई भी इंडिया में कोई भी जैसे रिलायंस है, अगर इनको लोन चाहिए, महिंद्रा है, इनको लोन चाहिए, बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, हिंदुस्तान लीवर है, इनको अगर यहाँ पे लोन चाहिए, तो वो कहाँ पे जाएँगे? वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जाके लोन ले सकते हैं, आईएफसी से जाके लोन ले सकते हैं। ठीक है? तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन को कौन लोन देता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है? कॉर्पोरेशन से आप समझ जाइए कंपनी के लिए है। ठीक है? प्राइवेट कंपनीज़ या फिर कॉर्पोरेशंस या का जो भी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें कौन देगा लोन? आईएफसी देगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके अलावा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें मसाला बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। मसाला बॉन्ड्स, ठीक है? मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो ये इस तरह के बॉन्ड होते हैं, ये इंडियन करेंसी में इश्यू किए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडियन करेंसी में इश्यू किए जाएँगे। इश्यू कब किए कैसे किए जाते हैं? इश्यू होते हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है? किसको इश्यू होते हैं? आउटसाइड इंडिया। आप लोग ध्यान रखेंगे, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। देखो कोई भी बॉन्ड होता है तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? पैसा लाना, ठीक है? अगर हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं, तो आप उसके बदले में पैसे दोगे। समझ में आ रही है बात? तो अगर इंडिया अगर इंडिया में पैसे की ज़रूरत है, तो मसाला बॉन्ड क्या है? इश्यू कर देंगे किसी दूसरी कंट्रीज़ को, मतलब वर्ल्ड बैंक दूसरी कंट्रीज़ को इश्यू कर देगा, यानी आईएफसी दूसरी कंट्रीज़ को इश्यू कर देगा, यूरोपियन कंट्रीज़ को या अदर जो कंट्रीज़ हैं, जो आपकी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनको इश्यू कर देगा। और वहाँ से जो करेंसी आएगी, इंडियन करेंसी आएगी, वो सीधे इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये मसाला बॉन्ड होते हैं। मसाला बॉन्ड का नाम मसाला क्यों पड़ा? क्योंकि इंडिया जो है मसालों के लिए फ़ेमस है, ठीक है? भारत में जो यूरोपियंस आए थे, वो मसालों के लिए ही आए थे शुरुआत में। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, शुरुआत में जो यूरोपियंस आए हैं, वो मसाले के ट्रेड के लिए ही आए हैं। राइट? तो ये मसाले को जो क्यूसीन है यहाँ का, जो बेसिकली मसाले हैं, उनको और ज़्यादा फ़ेमस करने के लिए ये नाम रखा गया मसाला। इसको आप यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। मेन पर्पज़ क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज़ को देना लोन, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको लोन मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रही है? अभिषेक, सुष्माकर, कौशल सबको बात समझ में आ रही है? मसाला बॉन्ड कौन इश्यू करेगा? मसाला बॉन्ड बेसिकली कंपनीज़ को इश्यू किए जाएँगे, जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन है वही बेसिकली खरीदेंगी इसको। तो कॉर कंपनी से याद रख सकते हो, प्राइवेट कंपनी को कौन देगा? फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी देगा और मसाला बॉन्ड भी आईएफसी जो है इश्यू करेगा। राइट? अब आता है लास्ट, अब आता है आपका मीगा। मीगा क्या करता है? समझिएगा ज़रा ध्यान से। ये क्या करता है, यहाँ पे इसको समझिएगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ठीक है? गारंटी एजेंसी है, मतलब ये कुछ गारंटी देता होगा किसी चीज़ की, ठीक है? गारंटी देता होगा, किसी ना किसी तरह की गारंटी ज़रूर देता होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये एफडीआई को गारंटी देता है, एफडीआई। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो प्रमोट करता है, ठीक है? प्रमोट एफडीआई, एफडीआई को प्रमोट करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड बैंक में, तो आप ध्यान रखिएगा मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल का मतलब आपको पता ही है, मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, मल्टी मतलब मैनी, मल्टीलेटरल जिसके बहुत सारे पक्ष हों उसको मल्टीलेटरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूनिलेटरल का मतलब एक पक्ष, जिसका एक पक्ष हो उसको केवल यूनिलेटरल बोलेंगे। बायलेटरल मतलब जहाँ पे दो पक्ष हों तो बायलेटरल बोलते हैं। मल्टीलेटरल जिसके बहुत सारे पक्ष हों। तो अलग अलग कंट्रीज को में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए लोन कौन देगा, यहाँ पे मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। ये बेसिकली क्या करती है, जो भी लोन देती है उस पर गारंटी प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई आप इनको लोन दे दीजिए, गारंटी हम दे रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बैठे हैं, ठीक है। तो गारंटी देने का काम किसका है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी का। समझ आ रही बात सभी को। अब बाकी लास्ट है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के कोई डिस्प्यूट आते हैं ना, तो उनको सेटल कौन करेगा, उनको सेटल करने के लिए आईसीएस आईडी है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के डिस्प्यूट आ रहे हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम वर्ल्ड बैंक करता है आईसीएस आईडी ब्रांच के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। इन पांचों ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक बार सी या सुनो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। इन पांचों ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप बता सकते, नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल से हैं, सारे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो सिंपल है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगा, सीधी बात है, आपको कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। ये एश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे, बैलेंस डेवलपमेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वही बना रहे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव, लोन दे रहा है तो लॉन्ग टर्म लोन देगा तो भी आप उसको अगर बिजनेस में लगा रहे हो, ट्रेड में लगा रहे हो तो भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, मेंबर कंट्रीज के बीच में गारंटी प्रोवाइड करता है प्राइवेट लोन्स में और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। अगर प्राइवेट लोन लेते हो तो गारंटी दे देगा भाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भाई हम बैठे हुए हैं, आप लोन दे दीजिए इनको। ठीक है, इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेसिकली जो है आईबी जो हमारी रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है उसके थ्रू जो है हो जाएगा। मतलब एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बेसिकली ऑप्ट करना ही मेन पर्पस है वर्ल्ड बैंक का कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, राइट। और इसके अलावा पीसफुल इकोनॉमी बनाए रखना, ये जो कंट्रीज हैं उनके बीच में पीसफुल रिलेशन बनाए रखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता सकते। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपसे पूछ ली जाती है कि आप बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आपकी जो आपसे ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन हासिल करता है। हालांकि इसमें कई सारी होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 5 हैं। ये 5 आपको याद रखनी है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, जो बार बार पूछी जाती है, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें पहली है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, इसी से रिलेटेड होती है एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, एक होती है आउटलुक, लेकिन ये जो आउटलुक है ना, इसमें केवल आपको आउटलुक याद रखना, आउटलुक आईएमएफ इशू करती है। आईएमएफ आउटलुक इशू करती है। अगर प्रॉस्पेक्ट कह रहा है तो प्रॉस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक करेगा। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अगर आपसे नाम पूछा जा रहा है कि वो इशू ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, तो आईएमएफ करेगी। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट कहा जा रहा है, प्रॉस्पेक्ट अगर कहा जाएगा तो वर्ल्ड बैंक करेगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हो आसानी से। प्रॉस्पेक्ट और आउटलुक, बस दो चीज़ों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बस याद रखिए। आउटलुक कौन करेगा, आउटलुक कर रहा है आईएमएफ। प्रॉस्पेक्ट कौन कर रहा है, अब ऐसे याद रख सकते हो। आउटलुक का मतलब क्या होता है, नजरिया बनाना। आईएमएफ क्या करता है, ऊपर ऊपर देखता है। नजरिया का मतलब क्या, आप ऊपर ऊपर देख रहे हो, राइट। आउटलुक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब ऊपर ऊपर देखते हो, गहराई से नहीं जाते, ऊपर ऊपर देख के आप अंदाजा लगाते हो, तो उसको आउटलुक बोलते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाता, तो ऊपर ऊपर रहता है। तो आउटलुक इस तरह से याद रख लो कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है वो आईएमएफ बनाएगा। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर को अभी से समझना। फ्यूचर कब समझेंगे, जब हम बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे, जब बहुत ज्यादा अंदर घुसेंगे उसके। अंदर घुसने का मतलब क्या है कि जो हम बहुत आगे की सोचेंगे, तो आगे का मतलब लॉन्ग टर्म सोचना। लॉन्ग टर्म से किससे कनेक्ट करोगे, लॉन्ग टर्म लोन कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। तो लॉन्ग टर्म कौन सोचेगा, वर्ल्ड बैंक सोचेगा। तो वर्ल्ड यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्टिंग कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा। आउटलुक कौन देखेगा, आईएमएफ देखेगा। चीजें समझ में आ रही, कनेक्ट कर पा रहे हैं आपस में, इस तरह से आप याद रखते हो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको याद रखनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये 2 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है? ये 5 टोटल इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला तो आपको रट गया होगा आसानी से। फिर इसके माध्यम से आउटलुक और प्रॉस्पेक्ट के माध्यम से आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, डेवलपमेंट कहीं पे होगा समझ जाओ वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए फेमस है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, अब देखो बिज़नेस और लिविंग इंडेक्स, ईज़ ऑफ कहीं पर आ जाए, ईज़ ऑफ ये टर्म याद रखना आपको, ईज़ ऑफ। जहाँ पे भी ईज़ ऑफ आ जाए समझ जाओ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो। ईज़ ऑफ को कनेक्ट कर लो वर्ल्ड बैंक से, ईज़ ऑफ कहीं पे भी आ गया मतलब वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे। वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ से कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग लिविंग इंडेक्स, ये याद हो जाएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये अलग से आप याद सकते हो, ये जो इंडेक्स है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये कौन इश्यू करता है? वर्ल्ड बैंक का इश्यू करता है। ठीक है, आईएमएफ में 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, पहली तो आपने याद कर ही ली, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक होता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दूसरी जो है आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 2 मेन रिपोर्ट है जो आईएमएफ इशू करता है, जो आपको याद रखनी है बेसिकली, बाकी और कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रख लो। आपसे कुछ एक्स्ट्रा अगर इस टॉपिक से पूछी जाएंगी चीज़ें, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगी, बस इससे ही पूछी जाएंगी, आप मान के चलो।